मोदी जलवायु परिवर्तन पर ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र महासभा के COP26 सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। यह सम्मेलन 31 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आयोजित होगा। हालांकि अभी कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र यादव भी इस दौरान विभिन्न सत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जो कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के सतत प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है। इतना ही नहीं, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों को हल करने में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी भारत को सराहा है। पीएम मोदी से टेलीफोन वार्ता के दौरान उन्होंने भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का अगुवा बताया। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक COP26 में इस बार बैठक में ग्लोबल वार्मिंग के स्तर और जलवायु समन और अनुकूलन वित्त से 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए रोड मैप, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रभावी उपायों को लागू करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 100 करोड़ रुपए हर साल देने के वादे की प्रतिबद्धता जैसे विषय सम्मेलन के एजेंडे में है। वहीं IPCC की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि दुनिया में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण ग्लोबल वार्मिंग के असर को 1.5 डिग्री नीचे रखने का मौका अब दुनिया ने लगभग खो दिया है। 2040 तक ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली सरकार विश्व में पहली बार 6 महीने में 7 नए सरकारी अस्पताल बनाएगी। दिल्ली सरकार के इन 7 अस्पतालों में 6,800 बेड की सुविधा होगी। साथ ही सभी बेड पर ICU की सुविधा भी उपलब्ध होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शालीमार बाग में 275 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 1430 बेड की क्षमता वाली अस्पताल के निर्माण का शिलान्यास के कार्यक्रम में कहा कि यह पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड होगा कि दिल्ली सरकार अगले 6 महीने के अंदर 6,800 बेड क्षमता वाले 7 नए अस्पताल बनाकर तैयार कर लेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने मरीजों को दी जाने वाली सुविधा की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान हवन यज्ञ भी किया गया। CM विधि विधान से संपन्न हवन यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, क्षेत्र विधायक बंदान जैन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और क्षेत्र विधायक सहित कई नागरिक मौजूद रहे। महाराष्ट्र में सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस बैठक में रेस्टोरेंट और दुकानों को खोलने की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके तहत 22 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क खुल सकेंगे, लेकिन उन्हें वाटर राइड संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही CMO ने बताया कि बैठक में बच्चों के लिए कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीकाकरण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ठाकरे ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि बच्चों के टीकाकरण के लिए टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के संपर्क में रहे। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे इस समय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सेना ने सोमवार को बताया कि यहां व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग उन्हें सुरक्षा स्थिति और कार्रवाई की तैयारी की जानकारी देंगे। बता दें, क्षेत्र में नागरिकों पर हो रहे हमलों की श्रृंखला में रविवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों ने 2 गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या कर दी थी और एक अन्य मजदूर को घायल कर दिया था। गैर स्थानीय मजदूरों पर पिछले 24 घंटे के अंदर यह तीसरा हमला है। क्षेत्र में नागरिकों पर हो रहे हमलों की श्रृंखला में रविवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों ने 2 गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या कर दी थी और एक अन्य मजदूर को घायल कर दिया था। गैर स्थानीय मजदूरों पर पिछले 24 घंटों के अंदर यह तीसरा हमला है। गैर कश्मीरियों पर लगातार बढ़ रहे हमलों के बाद सोमवार शाम कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया।
श्रीनगर के ईदगाह, कमरवारी जैसे कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इसके अलावा उत्तर पुलवामा सहित घाटी के कुल 11 इलाकों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। बता दें कि राज्य में प्रवासियों पर लगातार हो रहे हमले के बाद जम्मू कश्मीर से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। शनिवार को आतंकवादियों ने श्रीनगर में बिहार के 2 हॉकर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले भी आतंकी एक फुल्की विक्रेता की हत्या कर चुके हैं। लखीमपुर खीरी में बीते दिन हुई हिंसा के विरोध में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी रेल रोको आंदोलन चलाया, जिसका असर देश भर में 150 जगहों पर देखने को मिला। इस आंदोलन के चक्कर में 50 ट्रेनें प्रभावित हुई। किसानों के आंदोलन से हजारों की संख्या में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिए, तो कहीं प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। वहीं कुछ जगहों पर पुलिस की सक्रियता और सख्ती के कारण किसान रेलवे ट्रैक तक पहुंचकर यात्रियों के लिए परेशानी खड़े करने में कामयाब ही नहीं हो पाए। बता दें, इस आंदोलन के आह्वान पर सुबह 11 बजे के करीब किसानों ने हरियाणा के बहादुरगढ़, अमृतसर, देवीदासपुर समेत कई जगहों पर ट्रैक जाम कर दिया। सोनीपत में भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई, जिसके कारण किसान सफल नहीं हो पाए। आंदोलन के कारण पंजाब और हरियाणा में लगभग 130 स्थानों पर रेल सेवाएं प्रभावित हुई। फिरोजाबाद से अंबाला खंड में लगभग 50 ट्रेनें प्रभावित हुई। पीयूष ग्रुप के मालिक अनिल गोयल की सोमवार को फरीदाबाद अदालत में पेशी के दौरान मौत हो गई। गोयल को सोमवार को जेल में पेशी के लिए लाया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। शुरुआत में डॉक्टरों ने मौत का कारण हृदय गति का रुक जाना बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता लगेगा। रियल एस्टेट पीयूष ग्रुप के मालिक अनिल गोयल के ऊपर निवेशकों से धोखाधड़ी के 28 मामले जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। करीब 60 वर्षीय अनिल गोयल को इसी साल अप्रैल में पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। बता दें, मूल रूप से मेवात के पुनहावा निवासी अनिल सोमवार को अलग अलग मामलों में अदालत में पेश होने आए थे। चौथी मंजिल पर बनी न्यायाधीश सुमित तुर्किया की अदालत में पेश होने के बाद वह कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही गिर पड़े। पुलिस उन्हें उस समय दूसरी अदालत में पेशी के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान अचानक उनके सीने में दर्द उठा। उनकी हालत बिगड़ती देखकर पुलिस के जवान उन्हें पीसीआर से बीके अस्पताल लेकर आए। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चमोली जनपद में रविवार को देर शाम से शुरू हुई बारिश सोमवार को दिन भर जारी रही। जगह जगह मलबा और ब्लॉडर आने से बद्रीनाथ हाईवे और मलारी हाईवे के साथ ही 13 ग्रामीण रास्ते बाधित हो गए। बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पूरी तरह से ठप है। पुलिस ने धाम के करीब 2500 तीर्थ यात्रियों को रोका हुआ है। यात्रियों के लिए प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम में खाद्य और दूध की व्यवस्था की है। लगातार बारिश से ठंड में भी इजाफा हो गया है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला के साथ ही हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक 3 जगहों पर अवरुद्ध पड़ा है। चीन सीमा क्षेत्र को जोड़ने वाला जोशीमठ मलारी हाईवे भी तमक गांव के समीप चट्टान से ब्लॉडर गिरने के कारण बंद है। इससे सेना के वाहनों की आवाजाही भी दिन भर थमी रही। बद्रीनाथ हाईवे पर रविवार रात को पागल नाला में भारी मात्रा में मलबा आ गया था। जेसीबी मशीन से मलबा को हटाया गया, लेकिन दिन भर भारी बारिश होने से हाईवे को शाम तक नहीं खोला जा सका। हरिद्वार के ज्वालापुर के बकरा मार्केट स्थित बर्फखाना में अचानक ओमेनियन गैस का रिसाव हो गया। गैस रिसाव की सूचना से बर्फखाना में हड़कंप मच गया। ज्वालापुर पुलिस के साथ ही अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बारिश होने के चलते गैस क्षेत्र में नहीं फैल सकी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं गैस रिसाव की सूचना पर जिला अस्पताल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। बता दें, ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में बकरा मार्केट में श्याम गोयल का बर्फखाना है। लोगों को जब अचानक आंखों में
जलन महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें यह पता चला कि बर्फखाना से अमोनियम गैस का रिसाव हो रहा है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बर्फखाना से गैस रिसाव होने की सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को भी दी गई, जिसके बाद चिकित्सकों की टीम, पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। वहीं प्रभारी सीएमओ डॉक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश चिकित्सक डॉक्टर धीरेन्द्र को दिए, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर बर्फ फैक्ट्री का निरीक्षण किया, जिन्होंने फैक्ट्री में एक पाइप से गैस रिसाव होने पर तत्काल मरम्मत के निर्देश फैक्ट्री स्वामी श्याम गोयल को दिए। बताया जा रहा है कि जांच चिकित्सक ने फैक्ट्री स्वामी को रिसाव ठीक न होने जाने तक फैक्ट्री चालू न करने की हिदायत भी दी है। पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाली महिला अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। करवा चौथ को देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 लाख से ज्यादा महिला अभ्यर्थियों को राहत देते हुए 23 अक्टूबर को ही उनकी परीक्षा करवाने का फैसला लिया है, जिनकी परीक्षाएं 24 अक्टूबर को होनी है। हालांकि अलवर और धौलपुर में पंचायत चुनाव के कारण 23 अक्टूबर की बजाय 24 अक्टूबर को ही परीक्षा होंगी। वहीं महिला कैंडिडेट्स को घर के नजदीक के एग्जाम सेंटर अलॉट किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने बताया कि 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली पटवारी परीक्षा 2021 में लगभग 15,63,000 से ज्यादा कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं। इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। प्रत्येक पारी में लगभग 4 लाख कैंडिडेट परीक्षा देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने और अनावश्यक और ज्यादा भीड़भाड़ नहीं करना भी चुनौती है। 24 अक्टूबर को करवा चौथ होने के कारण यह फैसला लिया गया है कि 23 अक्टूबर को भी सभी महिला कैंडिडेट की परीक्षाएं आयोजित करवा दी जाएंगी, ताकि 24 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व वो अपने घर परिवार में मना सके। उत्तराखंड में 2 दिन से हो रही बारिश ने गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जमकर कहर बरपाया है। सोमवार को कोटद्वार के जयहरी खाल में मलबा आने से मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं चंपावत में मलबे की चपेट में आने से मां बेटे की जान चली गई। लैंसडौन तहसील में गुमखाल और जयहरी खाल के बीच स्थित समखाल में भारी बारिश मजदूरों परिवारों के लिए काल बनकर आई है। अचानक पहाड़ से गिरे मलबे में एक टेंट के दबने से मां बेटी समेत 3 की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को जयहरी खाल में प्राथमिक उपचार के बाद कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही लैंसडौन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू करवाया। घटना की जानकारी देते हुए लैंसडौन के कोतवाल संतोष कुंवर ने बताया कि जयहरी खाल के पास एक होटल के निर्माण में काम कर रहे नेपाल निवासी श्रमिक पास के खेतों में टेंट लगाकर रह रहे थे। क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे पहाड़ी से मलबा आया और टेंट को अपनी चपेट में ले लिया। मलबे में दबने से 2 महिलाएं और 4 साल की लड़की की मौके पर मौत हो गई। हादसे में पिता और एक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल राजस्व पुलिस क्षेत्र में होने के कारण राजस्व उप निदेशक संजय सिंह गुसाई और वंदना टमटा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार बेस अस्पताल भिजवाया। जानकारी देते हुए कोतवाल ने बताया कि सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को जयहरी खाल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से उन्हें हायर स्टेट बेस अस्पताल कोटद्वार के लिए रेफर किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी ने जिलाधिकारी से फोन पर बात कर मृतक आश्रितों और घायलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में पहली बार मंडी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। यह मतदान केंद्र चीन की सीमा से मात्र 100 किलोमीटर दूर 15,255 फीट की ऊंचाई पर है। चुनाव आयोग ने इसे मॉडल पोलिंग बूथ घोषित किया है। यहाँ 65 मतदाता अपना वोट डालेंगे।
भले ही इन दिनों यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन यहाँ भी चुनावी हलचल गर्म है। 30 अक्टूबर को एक लॉस और 3 20 सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने कहा कि यदि लोकसभा के उपचुनाव में मौसम खराब रहा तो टाशीगंग में टीम को पहुंचने में चॉपर की भी मदद ली जा सकती है। यहाँ 100% मतदान करवाने का लक्ष्य रहेगा। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार टाशीगंग में मतदान केंद्र स्थापित किया गया था। विधानसभा के बाद यह पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ। पहली बार इस बूथ पर संसदीय सीट के लिए मतदान होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 15 घरों की आबादी वाले टाशीगंग गांव में भले ही 65 मतदाता हो, लेकिन मौसम खराब हुआ तो यह मतदान करवाना प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए चुनौती से कम नहीं है। इससे पहले 4443 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्पीति का ही हिक्किम दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था। स्पीति की किसब्बर पंचायत के अंतर्गत टाशीगंग गांव के 42 मतदाता इस चुनाव में अपना मतदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि टाशीगंग में इन दिनों सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ दिन प्रतिदिन तापमान गिरने लगा है। बर्फबारी होने पर पोलिंग बूथ में चुनाव करवाना तो दूर, पोलिंग टीमों को बूथों तक पहुंचाना भी मुश्किल हो सकता है। इन दिनों लोकसभा उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता टाशीगंग गांव तक पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत यह वैन कौशाम्बी विकास परिषद की ओर से ऑपरेट की जाएगी। इस वैन का संचालन भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर की ओर से किया जाएगा। साथ ही कौशाम्बी की 5 विधानसभाओं में 5 वैन घूमेंगी। सांसद विनोद सोनकर ने इस वैन की खासियत के बारे में बात करते हुए कहा कि इनमें 32 इंच का टेलीविजन होगा और ये पूरी तरह हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस से लैस होगी। जगह जगह ये वैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। साथ ही उनकी रैली और भाषणों को भी जनता को दिखाएंगी। भाजपा नेता ने बताया कि यह वैन ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक और टीकाकरण के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा वैन जहां भी जाएगी गांव को स्वच्छ रखने, जल संचय करने के लिए भी लोगों को प्रेरित करेगी। इतना ही नहीं, वैन के जरिए केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लिए लोगों का पंजीकरण भी किया जाएगा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद उन्हें लगातार 2 बार सीएम पद के लिए चुना गया था। 13 साल सीएम रहने के बाद वे 2014 में प्रधानमंत्री बने। तब से वह इसी पद पर हैं। इस तरह उन्होंने सत्ता में 20 साल पूरे किए हैं। मराठी मानुस की राजनीति करने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे धीरे धीरे हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट रहे हैं। दिवाली के बाद आगामी दिसंबर महीने में उनका अयोध्या दौरा प्रस्तावित है, जिसमें वो हिंदुत्व के एजेंडे को धार देंगे। माना जा रहा है कि राज ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले एक बार फिर नए तेवर में नजर आ रहे हैं। 2 साल पहले अपनी टीम का झंडा बदलने के बाद राज ठाकरे हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे सामने रख रहे हैं, इसलिए उनका अयोध्या दौरा इसी बदलते रुख का संकेत माना जा रहा है। सोमवार को साध्वी गुरुमम कंचन गिरी और जगत गुरु सूर्याचार्य ने मानसे अध्यक्ष के दादर स्थित आवास कृषि कुंज में उनसे मुलाकात की। उनके बीच हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले साध्वी कंचन गिरी और सूर्याचार्य महाराज ने शिवजी पार्क में दिव्यांगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। मानसे में राज ठाकरे के बाद नंबर 2 के नेता समझे जाने वाले बालानंद गांवकर ने कहा कि संतों को हिंदू राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए राज ठाकरे से अपेक्षाएं हैं। कुछ दिनों पहले राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से वह दौरा रद्द कर दिया गया। अब दिसंबर महीने तक
राज ठाकरे अयोध्या दौरा कर सकते हैं। इसके बाद मनसे का यह एजेंडा शिवसेना को परेशान कर सकता है।